नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 10वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 10वें चैप्टर तरंग प्रकाश से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 9वें चैप्टर तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, समझ लिए थे। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा आधे अंक का, एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आधे अंक का, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक का, एक लघुतरात्मक प्रश्न भी यहां से पूछा जाएगा, जो कि लघुतरात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, जो कि 1.5 अंक के होंगे, कुल मिलाकर 3 अंक के होंगे। तो यहां से इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 5 अंक के होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां पर लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा प्रदर्शित करता है, यह किसको बताता है? तो विद्यार्थी यहाँ पर आप ध्यान देंगे, I समानुपाती होता है ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के। यह मेलस का नियम, यह है मेलस का नियम। और यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब अधिकतम तीव्रता I नोट कोस स्क्वायर थीटा के रूप में हम मेलस के नियम को पुट करते हैं। तो I बराबर I नोट कोस स्क्वायर थीटा के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। तो यह है मेलस का नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के मध्य कलांतर है। देखिए, संपोषी व्यतिकरण कहते किसे, होता क्या है, एक बार ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित हो तो उस व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जब तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित होती है तो उनके मध्य का जो कलांतर है वो 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। 2 पाई एन के रूप में हमने लिखा है, जहां पर एन की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर देखिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए दिए गए ऑप्शन में से आप देखेंगे कि जो शून्य है वही एकमात्र संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर हो सकता है। पाई/2 नहीं हो सकता, पाई भी नहीं हो सकता, पाई/4 भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के मध्य का कोण होता है। देखिए, यदि प्रकाश का ध्रुवण हो जाए तो उसके कंपन एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिए, मैंने एक डायग्राम के जरिए इसको समझाया है कि ये हमने एक्स एक्सिस दिखाई है, ये वाई एक्सिस दिखाई है और ये जेड एक्सिस दिखाई है। तो जो अध्रुवित प्रकाश होता है तो उसके कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं, लेकिन ध्रुवित प्रकाश के कंपन एक तल में व्यवस्थित हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर हमने अक्स वाई तल दिखाया है। और इसी में ही प्रकाश सदिश कंपन करते हैं, जिसको हमने कंपन तल कहा है। इसके लंबवत वाले तल में प्रकाश सदिश ध्रुवित हो जाता है, एक भी प्रकाश सदिश नहीं बचता। इस तल को हम ध्रुवण तल कहते हैं और इस डायग्राम में अक्स जेड तल उसको रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम किसने दी? जो द्वितीयक तरंगिकाओं की परिकल्पना है वो सर्वप्रथम हाइगेन के द्वारा दी गई। हाइगेन ने ये कहा था कि जो प्रकाश है वो प्रकाश स्रोत से तरंगागर के रूप में संचरित होता है और तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। देखिए विद्यार्थी, ये हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन दिखाई है जिसको हम पश्च तरंगागर कहते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको हम अग्र तरंगागर कहते हैं। और ये वे हमारे पास मध्य तरंगागर या वास्तविक तरंगागर, जो हमने बीच में ग्रीन कलर की डॉट से हमने इसको दिखाया है।
इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पर चारों ओर तरंगे फिर से निकलती है और इन्हीं तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन्हीं तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है वो हाइगेन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा हम प्रकाश के व्यतिकरण को समझा सकते हैं, विवर्तन को समझा सकते हैं, ध्रुवण को समझा सकते हैं, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकते। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि तरंग सिद्धांत व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण को समझा सकता है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इसको हम कणीय रूप में मानते हुए इसको समझाएंगे। क्लियर। और वो हम द्रव्य एवं प्रकाश की या विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाले जो 11वां चैप्टर उसके अंदर समझते ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो ससंजक एक वर्णीय प्रकाश किरणों की तीव्रताएं क्रमशः आई और 4I है। इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं क्या होगी। तो देखिए, एक बार समझ लेते हैं, हमारे पास में उच्चिष्ट पर तो क्या होगी और निम्निष्ट पर क्या होगी। परिणामी तीव्रता का हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। देखिए, उस तीव्रता को मैं लिख देता हूं आई डैश से। परिणामी तीव्रता को हम I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट में ही है I2 कोस फाई से लिखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि उच्चिष्ट के लिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उच्चिष्ट के लिए। उच्चिष्ट तब होता है जब संपोषी व्यतिकरण होता है, और संपोषी व्यतिकरण के अंदर फाई का जो मान है वो 0 हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आई डैश की वैल्यू है I1 हमें इस क्वेश्चन के अंदर I दे रखा है, I2 हमें 4I दे रखा है, फिर प्लस 2 अंडरूड में I इंटू 4I इंटू कोस फाई, यहाँ पर फाई का जो मान है वो 0 लेकर चलना है। कोस 0 का जो मान है वो हो जाता है 1। तो यहाँ से आई डैश बराबर हमारे को मिल गया है 5I प्लस 2, और अंडरूड में आई इंटू आई स्क्वायर, तो वो तो हो जाएगा आई और 2 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, तो 2I यहाँ से आ गए, तो 5 और 4 9I आ जाएगा उच्चिष्ट के लिए। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं निम्निष्ट की। तो निम्निष्ट के लिए फाई का जो मान है वो देखिए क्या होगा। फाई का मान आप ले सकते हैं पाई, 3 पाई, इस तरीके से हमारे पास में पाई का विषम गुणज होगा। तो यहाँ से कोस फाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1, आई डैश आ जाएगा हमारे पास में I प्लस 4I प्लस 2, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते जाइए। अंडरूड में I इंटू 4I, और cos फाई का जो मान है वो आ जाएगा -1। यहाँ से आ गया हमारे पास में 5I माइनस 4I, ये आ जाएगा I। तो 9I और I, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरंगों के दो स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं जब उनके मध्य का कलांतर नियत हो। कलांतर क्या हो? नियत हो। तो देखिए, दोनों समान तरंग दैर्ध्य की तरंगें उत्पन्न करते हो जिनकी कला स्थिर हो। तो कलांतर है वो क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। तो व्यतिकरण की वजह से साबुन का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यंग के प्रयोग में दोनों स्लिट के बीच की दूरी आधी एवं स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी को दुगुनी कर देने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र हमारे पास में है बीटा बराबर लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। ये अपने पास में है फ्रिंज चौड़ाई।
फ्रिंज चौड़ाई को हम बीटा से लिखते हैं और ये बराबर होता है लेमड़ा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। अब ये जो कैपिटल डी है ये होती है स्लिट एवं पर्दे के मध्य की दूरी। स्लिट एवं पर्दे के मध्य की दूरी होती है और जो स्मॉल डी है ये दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी होती है। दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। अब देखिए नई स्थिति के अंदर हमें क्या कहा गया है, कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? कैपिटल डी, दोनों स्लिटों के कैपिटल डी को दुगुना कर दिया गया है। डी डेश से लिख दे तो पहले जो भी था उसका क्या हो गया? दुगुना। और जो स्मॉल डी डेश है ये क्या हो गया? आधा हो गया। चलिए देख लेते हैं। बीटा डेश बराबर लेमड़ा इंटू डी डेश बट्टे में स्मॉल डी डेश। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2d बट्टे में डी डेश की वैल्यू है d/2, 4 इंटू लेमड़ा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। ये 4 बीटा आ जाएगा। पहले जो भी फ्रिंज चौड़ाई थी उसकी 4 गुना हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दीर्घ प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होगी? देखिए फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला हमारे पास में बीटा इक्वल टू लेमड़ा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। और देखिए दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों की जो तरंग दैर्ध्य है उनका बढ़ता क्रम हमने यहाँ पर दिखाया है VI BGYO R। तो यहाँ से आप देखेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम जिसके लिए लेमड़ा न्यूनतम होगा उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी न्यूनतम होगी। तो लेमड़ा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम है, इस कारण से बैंगनी रंग की फ्रिंज चौड़ाई भी न्यूनतम होगी। यहाँ से आप देख भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश तरंग की तुलना में ध्वनि तरंग के लिए विवर्तन प्रभाव देखना आसान होता है। तो देखिए विवर्तन आसानी से दिखाई देता है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिक होती है। देखिए कि विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, इससे पहले समझ लेते हैं कि विवर्तन के लिए जरूरी है कि जो अवरोधक या जो द्वारक है उसका आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। जो आवश्यक शर्त है पहले उस शर्त को आवश्यक शर्त, तो शर्त है अवरोधक या द्वारक का जो आकार है इसको हम ए से लिखते हैं, ये तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है कि तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रकाश है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। क्लियर? तो ये बहुत कम होती है और इसको प्रेक्षित करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंगों की तरंग दैर्ध्य इसके लिए आप देखें ये लगभग 1 मीटर होती है और अवरोधक और जो द्वारक है उनका आकार इसी कोटि का होता है। इस कारण से ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण से उनका विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आई नॉट तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर एक ध्रुवक स्थित है, तो ध्रुवक से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। इसमें हम मेलस के नियम को अप्लाई करेंगे। मेलस का नियम हमें कहता है कि आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं, आई बराबर आई नोट कोस स्क्वेयर 45 डिग्री बराबर अपने पास में आ जाएगा आई नोट कोस 45 का मान होता है 1/2 में √2। तो यहां से हमारे पास में आ गया है आई बराबर आई नोट बट्टे में 2। तो तीव्रता है वो पहले प्रारंभिक तीव्रता की अधिकतम तीव्रता की आधी हो जाएगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति व्यक्त करती है। कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को व्यक्त करती है, बताती है, तो ये है प्रकाश का ध्रुवण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती है क्योंकि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो ध्रुवण का मतलब हो गया एक तल में उसको व्यवस्थित किया जा सकता है क्योंकि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कि प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी, ये हमारे पास में है एक द्वारक। ये यहां से यहां तक ये हमने दिखाया है द्वारक। ये हमारे पास में है द्वारक और यहाँ पर है ये आपतित प्रकाश और इसके किनारों से क्या हो जाएगा, प्रकाश मुड़ जाएगा, जिसको हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यंग के दिवसलिट प्रयोग में किस रंग के लिए प्रिज्म चौड़ाई न्यूनतम होगी। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम किसके लिए होगी, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि न्यूनतम पूछा है तो जिस रंग के लिए लेमड़ा सबसे कम होगा उसी के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होगी। तो यहाँ पर बैंगनी ऑप्शन में नहीं है, जामुनी भी नहीं है, नीला भी नीला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है। अब हम कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके उनको समझेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ध्रुवण ही वह घटना है जो यह बताती है कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की है। प्रकाश की जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की है। ये प्रकाश के ध्रुवण से ही हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखें। प्रकाश का ज्यामितीय छाया वाले चित्र में प्रवेश करना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। देखिए वैसे तो ये है कि प्रकाश की किरणें सीधी यहाँ से डॉटेड वाली लाइन की सीध में जानी चाहिए, लेकिन ये छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी क्षण विशेष पर समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तरंगाग्र की डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेवे। प्रकाश के कारण सीडी है वो रंगीन दिखाई पड़ती है, तो प्रकाश के विवर्तन के कारण से जो सीडी है वो रंगीन दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखें कि हाइगेन का सिद्धांत बतलाता है कि किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है।
देखिए ये हमारे पास में कुछ डॉट्स हैं, जिनसे ये जो डॉट्स हैं ये तरंगागर के ऊपर मौजूद हैं, और इनका प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये हमारे पास में है बिंदुवत प्रकाश स्रोत, और यहाँ से चारों संभव दिशाओं में प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित हो रही है। ये एक गोलाकार तरंगाग्र उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न तरंगाग्र है वो गोलीय तरंगाग्र होता है, गोलाकार तरंगाग्र होता है, गोलीय तरंगाग्र होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम होता है। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर क्या होगा, चलिए ध्यान देंगे। परिणामी तरंग के आयाम का फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। और यहाँ पर हमें संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में देखना है, तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर देखो यहाँ पर थीटा की बजाय हम फाई ज्यादा यूज में लेते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ कि इस थीटा की बजाय यहाँ पर हम क्या लेते हैं, फाई लेते हैं। तो ये जो फाई है इसे हम कलांतर कह रहे हैं। ये जो कलांतर है वो पाई का समगुणज होता है, 2 पाई n होता है, जहाँ n 0 1 2 3 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कोस फाई की जो वैल्यू है वो हो जाती है 1। इस स्थिति के अंदर r का मान कितना हो जाएगा, अंडर में a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2, ये हमारे पास में आ जाएगा, जिससे हम a1 प्लस a2 के होल स्क्वेयर के रूप में लिख सकते हैं। होल स्क्वेयर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, a1 प्लस a2 आ जाएगा। r का ये जो मान आता है वो मैक्सिमम आता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। समतल तरंगाग्र होता है। देखिए यदि कोई प्रकाश स्रोत अनंत पर मौजूद है तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, और उनके लंबवत यदि हम कोई पृष्ठ खींचे तो उसको हम समतल तरंगाग्र कहेंगे। समतल तरंगाग्र कहा जाता है। ये हमारे पास में समतल तरंगाग्र है, ये समांतर प्रकाश किरणें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब दो लगभग समान आयाम तथा समान आवर्ती की प्रकाश तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो उस घटना को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। देखिए एक डायग्राम के जरिए हमने दिखाया है यहाँ पर कि ये हमारे पास में दो तरंगे हैं जिनके आयाम a1 a2 हैं, और जब ये तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो यहाँ पर हमें एक नई तरंग प्राप्त होती जिसका जो आयाम है इन दोनों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। ये हमारे पास में है परिणामी तरंग। ये है परिणामी तरंग जो कि विनाशी व्यतिकरण के पश्चात हमें प्राप्त होती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकल झिरी विवर्तन से उत्पन्न निम्निष्ट का पथांतर तथा उच्चिष्ट का पथांतर होता है। देखिए विद्यार्थियों, एकल झिरी प्रयोग के अंदर जो पथांतर है, पथों की लंबाई का जो अंतर है, उसमें संपोषी या हम कहें उच्चिष्ट की स्थिति, संपोषी वर्ड ठीक नहीं है, उच्चिष्ट वर्ड बेटर है। उच्चिष्ट की स्थिति में, उच्चिष्ट की स्थिति में जो पथांतर है वो देखिए क्या होगा। उच्चिष्ट की स्थिति के अंदर पथांतर हो जाएगा 2n+1 λ/2, और निम्निष्ट की स्थिति में आप देखें
निम्नलिखित की स्थिति में जो पथांतर है वो लेमड़ा का पूर्ण गुणज होगा। एन लेमड़ा से हम पुट कर सकते, तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास में एन लेमड़ा, और यहाँ पर आ जाएगा 2n+1 लेमड़ा बाई 2। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिए एक ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगे एक समान कला में हो तो तरंगाग्र कहलाता है। उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। या हम कह सकते हैं माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर इससे सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है परंतु ध्वनि तरंगों में नहीं, क्यों? अब देखिए ध्रुवण है वो अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। ध्रुवण किसमें होता है? ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। प्रकाश का ध्रुवण है वो आराम से हो जाएगा क्योंकि वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ठीक है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती, इस कारण से उनमें ध्रुवण नहीं होता। अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, इसलिए इनमें ध्रुवण नहीं होता। ध्रुवण नहीं होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि प्रकाश तरंगों के संपोष से विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें एवं शर्तें फतांतर के रूप में लिखिए कि संपोषी व्यतिकरण कब होगा, विनाशी व्यतिकरण कब होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, फतांतर का फॉर्मूला होता है लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला है। संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाता है? संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर है वो होता है फाई बराबर 2 पाई n, और यहां से हमारे पास में फतांतर देखिए फाई की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे 2 पाई n। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और जो फतांतर है वो आ जाएगा हमारे पास में n लेमड़ा। फतांतर आ जाएगा n लेमड़ा। फिर बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण की। तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो कलांतर है वो पाई का विषम गुणज होता है, 2n+1 पाई होता है। तो यहाँ पर 2n+1 पाई फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2n+1 लेमड़ा बाई 2। ये हमारे पास में अक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अक्स बराबर, या हम इसको कह दे फतांतर। तो फतांतर अक्स का जो मान है वो 2n+1 लेमड़ा बाई 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, आवश्यक शर्त लिखिए। तो प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कंडीशन यह है कि द्वारक या अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी विवर्तन होगा। तभी प्रकाश अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़कर छाया क्षेत्र की ओर चला जाएगा। क्लियर। ये आप मैंने जो डॉटेड लाइन से दिखाया है ये है द्वारक। क्लियर। ये है आपतित प्रकाश, और ये आपतित प्रकाश इस द्वारक के किनारों से मुड़कर फैल जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता वितरण वक्र बनाइए। देखिए एकल स्लिट में जो तीव्रता वितरण वक्र है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है।
मध्य में केंद्रीय चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती जिसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। उसके पश्चात हमें निम्निष्ट प्राप्त होंगे। उसके बाद में फिर से हमें उच्चिष्ट मिलते हैं जिन्हें हम द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। उसके पश्चात वापस निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्निष्ट इस तरीके से चलते जाएंगे और अंततः तीव्रता शून्य हो जाएगी। केंद्रीय फ्रिंज के दूसरी ओर भी हमें इसी प्रकार से निम्निष्ट मिलेगा, फिर द्वितीयक उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्निष्ट इस तरीके से चलती जाएगी। तो ये हमने दिखाया है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता वितरण का वक्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई दो शर्तें लिखिए। देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, उनमें से अपन को कोई सी भी दो शर्तें यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए, प्रकाश दो शर्तों में पहली शर्त देखिए, प्रकाश तरंगे कला संबंध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। ये जो शर्त है वो काफी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट शर्त है, या आपको ध्यान में भी रखनी है। इसके अलावा प्रकाश तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए, आवर्ती बिल्कुल समान होनी चाहिए, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। क्लियर? तो ये बहुत सारे इसमें व्यतिकरण की शर्तें हैं, उनमें से कुछ शर्तें आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोलेराइड क्या है, दो उपयोग बताइए। ऐसे पोलराइड के बारे में पूरी डिटेल तो नहीं अपने सिलेबस में, बट अपन को बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। ये एक ऐसा उपकरण होता है कि जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलता है। इसको हम पोलेराइड कहते हैं। इसके दो यूज हमने यहाँ पर लिखे हैं। धूप के चश्मे में, रेलगाड़ी, वायुयान की खिड़कियों में भी इनका उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो तरंगें जिनके आयाम A1 तथा A2 है, थीटा कलांतर पर अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा। देखिए विद्यार्थियों, हम परिणामी तरंग के आयाम का फॉर्मूला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई के रूप में पढ़ते हैं। वहां फाई कलांतर होता है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें थीटा कलांतर कहा है, तो थीटा अपन को रख देना है, इसका अंडूड कर देना है, तो ये परिणामी तरंग का आयाम आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, तो आयामों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, क्वेश्चन में हमें दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है 81 और 49। क्लियर? देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि किसी भी प्रकाश तरंग की जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो आयाम है वो तीव्रता के अंडरूट के समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर आयामों का अनुपात पूछा है, तो तीव्रताओं के वर्गमूलों के अनुपात के बराबर होगा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर I1 बट्टे I2 की जो वैल्यू है वो 81:49 दे रखी है, तो ये 9:7 आ जाएगी। A1 अनुपात A2 बराबर आ जाएगा 9:7। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम लिखिए। विद्यार्थियों, इस परिघटना का नाम है व्यतिकरण। और व्यतिकरण के अंदर भी ये परिघटना कब हमें प्रेक्षित होगी, जब विनाशी व्यतिकरण होगा। जब विनाशी व्यतिकरण होगा, दोनों प्रकाश तरंगों के आयाम बिल्कुल बराबर हो, विपरीत कला में अध्यारोपित हो, तो उस स्थिति के अंदर हमें अंधकार मिलने वाला है। तो विनाशी व्यतिकरण की घटना में प्रकाश को प्रकाश मिलाने पर भी अंधकार उत्पन्न हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो इस चैप्टर में से दो पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ से जो लघुत्तरात्मक लेवल की जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम की व्युत्पन्न करना, तो साइन आई अपॉन में साइन आर, और ये आपको व्युत्पन्न करना है n/1। क्लियर? ये हाइगेन के तरंग सिद्धांत से व्युत्पन्न करना है। आप इसकी व्युत्पत्ति हमारे हैंड रिटन नोट्स से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके वीडियोज भी बना रखे हैं विद्यार्थियों।
तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन BCS एकेडमी से आप इनको परचेज कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, विवर्तन को परिभाषित कीजिए, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त भी लिखिए। तो इसके डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। विवर्तन की डेफिनेशन की प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इसके लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो हमारे पास में देखिए क्या है कि द्वारक या अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो ये है प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक कंडीशन। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यतिकरण किससे कहते हैं? संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तों को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये शर्तें हमने देख ली है। व्यतिकरण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई, जिनके आयाम लगभग समान है, आवर्ती समान है, अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग प्राप्त होती है जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम कहीं पर न्यूनतम हो। तो उस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। जब तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती तो संपोषी व्यतिकरण, विपरीत कला में अध्यारोपित होती तो विनाशी व्यतिकरण। फिर हमारे पास में है व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग दिवसलिट प्रयोग का चित्र बनाइए। केवल चित्र पूछा है। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये व्यतिकरण से संबंधित जो टॉपिक है उससे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, एकल झिरी विवर्तन प्रयोग को समझाइए। इसके साथ में हाइगेन के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर लिखिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है। तो विद्यार्थी, व्यतिकरण तो क्या होता है? तरंगाग्रों के अध्यारोपण से होता है। इसमें तो किसका अध्यारोपण होता है? तरंगाग्रों का अध्यारोपण होता है। और जबकि विवर्तन के अंदर द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होती है। क्लियर। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से जो तरंग प्राप्त होती है उसको हम विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण की घटना में चमकीली और काली जो फ्रिंजें हैं उनकी चौड़ाई समान होती है। इसमें केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई अधिक, फिर चौड़ाई घटती जाएगी। इसमें चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता समान, इसमें केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम, फिर द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता घटती चली जाती है। इस व्यतिकरण के अंदर फ्रिंजों के मध्य अच्छा विपर्यास होता है, अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है, जबकि विवर्तन के अंदर ऐसा नहीं होता। एकदम साफ साफ स्पष्ट आपको अंतर यदि प्राप्त करने हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं या इन नंबर पर व्हाट्सएप पर भी एप्लीकेशन की लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।